नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम आपका क्यों ना हो। जो भी एग्जाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा या फिर कोई और एग्जाम है, डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प मिलने वाली है आपको, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो सफलता सीरीज का ये पार्ट 4 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ओनली वायसराय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के एकमात्र वायसराय कौन से हैं जिनकी हत्या की गई थी भारत में। देखो, भारत के वायसराय जिनकी हत्या की गई थी उनका नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो डिटेल से जानेंगे। ये थे लॉर्ड मेयो। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड मेयो जो था वो भारत के वायसराय रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 तक जो था वो रहा था। अब कहाँ पर इनकी हत्या हुई, किस तरह से इनको असैसिनेट किया गया, वो सारी बात जो है वो समझेंगे ताकि एग्जाम में कुछ और लिंक करके पूछा जाए तो वहाँ से आपको हेल्प मिल सके। सबसे पहले देखिए, लॉर्ड मेयो जो था वो असैसिनेट किए गए थे 1872 में। जब इनका कार्यकाल चल रहा था तो उसी दौरान इनको 1872 में असैसिनेट किया गया था। कहाँ पर? अंडमान आइलैंड में। जो अंडमान निकोबार है, तो अंडमान आइलैंड में जो है वो इनको असैसिनेट किया गया था। इनका असैसिनेशन जो था वो किया किसके द्वारा गया था? तो शेर अली अफरीदी के द्वारा। पठान थे, शेर अली अफरीदी पठान थे, इनके द्वारा जो था वो इनको असैसिनेट जो था वो किया गया था। ये तो आपने ध्यान रख लिया इनके बारे में। आप और क्या यहाँ से ध्यान रख सकते हैं? आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि जो इन लॉर्ड मेयो थे, इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कमर्स जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। इंट्रोडक्शन की थी इन्होंने स्टेट रेलवे की। पिछले कल तो हमने पढ़ा था कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान पहली रेलवे लाइन चल पड़ी थी 1853 में, जो बॉम्बे से थाने तक चली थी, परंतु इनके कार्यकाल के दौरान स्टेट रेलवे इंट्रोडक्शन जो था वो की गई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये लॉर्ड मेयो के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, परंतु इम्पॉर्टेंट है। बाकी भी यहाँ पर जो है वो गवर्नर वायसराय दिए गए हैं। उनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा? लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक रहे थे। लॉर्ड रीडिंग की जब भी बात की जाती है तो आपने ध्यान रखना है कि लॉर्ड रीडिंग जो थे, इनका कार्यकाल भी इम्पॉर्टेंट है, और इनका कार्यकाल जो था वो रहा था 1921 से 1926 तक। लॉर्ड कैनिंग थे, इनके कार्यकाल के दौरान 1857 का रिवल्ट हुआ था, तो 1862 तक जो था ये रहे थे। कब तक? 1862 तक जो था ये रहे थे। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हेन वाज स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि भारत में जो वैधानिक सिविल सेवा जो था वो शुरू की गई थी, वो कौन से ईयर में जो था वो स्टार्ट की गई थी। वैधानिक रूप से जब बात की जा रही है तो ये 1879 में जो था वो स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं ताकि आपको क्वेश्चन ना भूले। 1879 में ये कार्यकाल हुआ करता था लॉर्ड लिट्टन का। लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल के दौरान जो था ये वैधानिक रूप से जो था वो सिविल सर्विसेज जो था वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारतीयों के लिए जो सिविल सर्विसेज में एज रखी गई थी वो 21 से घटाकर 18 जो था वो कर दी गई थी। 21 से रिड्यूस कर जो था वो 18 कर दी गई थी। ये भी आप ध्यान रखें। क्या इससे पहले सिविल सर्विसेज जो के एग्ज़ाम नहीं हुआ करते थे? नहीं, इससे पहले सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले की अगर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की बात करते हैं, ये सिर्फ वैधानिक रूप से हैं। अगर इससे पहले बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए, जिनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा। उन्हें सिविल सेवा का जन्मदाता भी जो है वो कहा जाता है भारत में। अगर बात की जाती है लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ था, तो इनका कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा था, 1880 तक रहा था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था अकाल पड़ा था, जो 1878 तक चला, जिसने मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, इन सब एरियाज़ को जो था वो कवर किया था, अफेक्ट किया था, ये आप कह सकते हैं। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास किया गया था। आर्म्स एक्ट भी इन्होंने 1878 में पारित जो था वो किया था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था क्वीन विक्टोरिया को जो था वो केसरे हिंद की उपाधि जो था वो दी गई थी। ये आप ध्यान रखें। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए यहाँ से लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल के दौरान जो बनते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। ये वही सब लिखा गया है कि 1879 में लॉर्ड लिट्टन के काल में जो था वो प्रारंभ की गई थी सिविल सेवा, तो ये पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोलते हैं इन विच ईयर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया।
बोलते हैं कि भारत में स्वदेशी मूवमेंट जो था वो स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी। अगर भारत में बात की जाती है स्वदेशी मूवमेंट की, स्वदेशी आंदोलन भारत में जो था वो 1905 में, कब जी, 1905 में जो था ये स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, तो आपने ध्यान रखना है कि 1905 में ही जो था वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी और गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1905 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन रहा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी किसने प्रिजाइड किया और कहाँ पर वो हुआ था वो भी हम रिवाइज करते हैं। तो 1905 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था बनारस में हुआ था और ये सेशन जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, प्रिजाइड किया गया था। इन्हीं 1905 में आपको पता है बंगाल का विभाजन भी हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन हुए इस टाइम वायसराय, उनका नाम भी ध्यान रखना है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन का नाम जरूर ध्यान रखें। 1905 में जब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था बनारस में, उसमें जो था वो एक तो बंगाल विभाजन की निंदा की गई, दूसरा स्वदेशी मूवमेंट जो था वो इसका सपोर्ट किया गया, इसको आप कह सकते हैं माना गया। इसी दौरान तिलक जी के द्वारा गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल भी जो था वो जो एक स्वदेशी प्रोपोगेंडा जो उस टाइम हुआ करता था उसको जो था वो इसी दौरान स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स स्थापित की गई, स्वदेशी बैंक स्थापित किए गए। चिदम्बरम पिल्लाई के द्वारा उस दौरान स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी जो था वो तूतीकोरिन में जो था वो स्थापित की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको रिवाइज करना है और जानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछते हैं जी। यहाँ पर बोलते हैं व्हेन डिड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो बोलते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो कब जो था वो अस्तित्व में आई थी। तो जब भी बात की जाती है ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ऑल इंडिया के लेवल पर, तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो था वो 1920 में जो था वो अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही है। और 1920 में ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापित की गई थी, इसके जो प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट, वो लाला लाजपत राय जी थे और दीवान चमन लाल ये इसके जनरल सेक्रेटरी जो था वो उस टाइम हुआ करते थे। आपने ये सब ध्यान रखना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे उस टाइम, सबसे पहले जो कह सकते हैं आप। और उस दौरान जो मेजर स्ट्राइक्स हुई, मेजर रूप से हड़तालें की गई, वो कानपुर रेलवे वर्कशॉप में की गई, टाटा आयरन में की गई, स्टील वर्कर जो जमशेदपुर में होता था वहाँ पर की गई, बॉम्बे में जो था वो की गई थी। और इसके अलावा इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि 1 मई डे, जिसको 1 मई डे जो है इसको लेबर डे के रूप में भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 मई डे जो था वो सेलिब्रेट किया गया था इंडिया में 1923 में सेलिब्रेट किया गया और सबसे पहले ये जो था वो मद्रास में सेलिब्रेट किया गया 1923 में। ये आपने ध्यान रखना है 1 मई डे की, जिसको लेबर डे भी कहते हैं, लेबर डे इसको कहते हैं। तो ये सारा हो गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में, लेबर डे के बारे में, और बीच में जो स्ट्राइक्स हुई कई बार पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हुई, तो ये मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि इनका काम क्या था। नाम से वैसे पता चल रहा है कि ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड की यूनियन बनेगी और उनके मुद्दों को जो है वो उठाएंगे, यही सब काम है। इसके प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सारे आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग ट्राइबल मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बोलते हैं कि कुछ जनजातीय आंदोलन दिए गए हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। तो क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पर देखिए, एक तो दिया गया है रामोसी रिबेलन, एक दिया गया है चुहार रिबेलन, संथाल रिबेलन और खासी रिबेलन। तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पहले तो पता चल गया आपको कि ये ट्राइबल मूवमेंट थे सारे, ये ट्राइबल आंदोलन थे सारे। अब ट्राइबल थे तो कब कब ये हुए, तो ये अगर आपको पता है तो आप इसको इजीली अरेंज कर। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रामोसी रिबेलन। रामोसी रिबेलन जो था ये कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, क्या इसके पीछे की कहानी है। महाराष्ट्र में हुआ था और इसकी जो डेट है वो कहीं पर 1825-26 लिखी गई है, कहीं पर 1822 लिखी गई है। तो 1822 मान के चलिए आप कि इसके आसपास ही ये जो था वो हुआ था। चित्तूर सिंह जो था वो इसके प्रमुख लीडर जो था वो हुआ करते थे। और उसके बाद आता है चुहार रिबेलन दूसरे नंबर पर। तो चुहार जो विद्रोह था ये कब हुआ था, क्या इसके पीछे की बात है। अगर हम चुहार रिबेलन की बात करते हैं तो ये बंगाल में जो था वो हुआ था, बंगाल में हुआ और ये 1768 के आसपास हुआ।
कब हुआ जी? 1768 के आसपास हुआ। और इसका कारण क्या था? भूमि के जो कब पहले तो अकाल आया और भूमि कर जो था वो बढ़ा दिया गया था, तो एक आर्थिक संकट जो था वो उत्पन्न हो रहा था। विद्रोह में जो प्रमुख नेता इसके बने वो जगन्नाथ सिंह बने थे और दुर्जन सिंह बने थे। इनके नेतृत्व में जो था वो मुख्य रूप से इसको किया गया था। आज चुहार आदिवासियों का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो था वो रहा था। ये विद्रोह जो था वो रुक रुक कर चला और लगभग 30 सालों तक जो था ये चला था। उसी तरह उसके बाद आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो था वो लगभग 1855 के आसपास होता है और 1855 के आसपास ये स्टार्ट होता है। 1856 में इसको दबा दिया जाता है। इसमें क्या था? इसमें जो था वो सिद्धू और एवं कान्हू के नेतृत्व में ये हुआ था और जमींदारों और साहूकारों के द्वारा जो अत्याचार उस टाइम किया जा रहा था उस अत्याचार के खिलाफ ये हुआ था, ये आप ध्यान रखें। और उसके बाद आता है खासी रिबेलियन। खासी रिबेलियन की जब भी बात की जाती है तो आपने ध्यान रखना है कि ये खासी रिबेलियन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और हुआ कब था ये? पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि हुआ कब था। तो ये रिबेलियन जो था ये 1833 के आसपास हुआ। कब जी? 1833 के आसपास हुआ था। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो था वो क्या होने का रीज़न रहा था? अंग्रेजों ने जो था वो ब्रह्मपुत्र वैली में जो खासी की पहाड़ियाँ थी वहाँ पर एक सिलहट के बीच में जो था वो रोड बनाना स्टार्ट कर दिया था और इसी का विद्रोह किया स्थानीय लोगों के द्वारा। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार उनकी स्वतंत्रता में जो है वो हस्तक्षेप कर रही है और विद्रोह किया गया। तो ये थे 4 आंदोलन। पहले तो आपने 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लिए एमसीक्यू बेस्ड। अब सबसे पहले नंबर पर कौन सा आया था? चुहार रिबेलियन सबसे पहले नंबर पर आया था, तो सबसे पहले दूसरा आएगा। उसके बाद आया था रामोसी रिबेलियन, तो पहला उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद आता है चौथे नंबर का खासी रिबेलियन, तो खासी रिबेलियन आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर चौथा। और संथाल रिबेलियन जो है वो सबसे लास्ट में हुआ 1855 में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर बना 2143। इस तरह से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें अरेंज करने को जो है वो पूछी जा सकती हैं और बड़े अच्छे से आपने अरेंज की। हर एक कॉन्सेप्ट को जो है बड़ी बारीकी से आपने समझ लिया। अब इन 4 आंदोलनों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली जो है वो क्लियर कर कर आएंगे। अगर ये वही डिटेल दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं हु सेड ऑन गांधी जी डेथ द लाइट वॉज गॉन आउट ऑफ अवर लाइव्स। तो गांधी जी की मृत्यु पर ये किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो गांधी जी की मृत्यु पर यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये अलग अलग वर्ड्स जो हैं वो पूछे जाते हैं अलग अलग लीडर्स के कि किसके बारे में कहा था, किसने कहा था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने किसके बारे में ये कहा था? तो गांधी जी के बारे में जो था ये कहा था। ये आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं और भी कुछ थॉट हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो याद रखी जा सकती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या हैं वो और किस तरह से पूछी जा सकती हैं? जब महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में ये कहा था और जनवरी 30, 1948 को इनके द्वारा ये स्पीच जो था वो दी गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से? साथ में आपने महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन कब हुआ था वो भी आपने ध्यान रखना है। देखो, महात्मा गांधी जी का जन्म जो था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर तो सभी को पता है, 1869 भी ध्यान रखना है। ये इस दिन इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को जो था वो क्या हुआ था? इनका जो था वो नाथूराम गोडसे के द्वारा असैसिनेशन कर दिया गया था। न्यू दिल्ली में जो था वो बिरला हाउस में जो था वो किया गया था। 30 जनवरी को जो है वो इंडियन मार्टर डे भी जो है वो मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के रूप में जो है ये मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपने साथ में जोड़ लेना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई गांधी जी के बारे में। और एक और इम्पॉर्टेंट थॉट कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडियाज सोल लाइव्स इन विलेजेस, ये किसने कहा था? तो भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो कहा गया था। ये ज़रूर ध्यान रखें, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। इसी तरह से इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसने कहा था? ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो था वो कहा गया था। महात्मा गांधी जी को जो था वो हाफ नेक्ड फकीर भी कहा गया था, अधनंगा फकीर भी कहा गया था। ये किसने कहा था? ये आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत बार HPSSC के एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस डिड नॉट कंसीडर हायर एजुकेशन। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने उच्च शिक्षा पर विचार नहीं किया था?
जो हायर एजुकेशन थी, इनमें से कौन सा कमीशन बोलते हैं ऐसा है जिसने हायर एजुकेशन को लेकर विचार जो था वो नहीं किया था। अगर हम अलग अलग कमीशंस के बारे में जानते हैं, कमीशंस तो सभी ने पढ़े हैं, परंतु एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा रहता है, हमने डेट पढ़ी रहती है कि हमने ये कमीशन इस दिन इस ईयर में आया था, ये कमीशन इस ईयर में आया था। परंतु एक कमीशन ऐसा हुआ इनमें से जिसने हायर एजुकेशन के बारे में बात नहीं की, वो था सर्जेंट कमीशन। ऑप्शन बी जो है वो सर्जेंट कमीशन सही आंसर है। पहले तो हम अलग अलग कमीशंस के बारे में जानते हैं कि कौन सा कमीशन कौन से ईयर में। तो सार्जेंट कमीशन से स्टार्ट करते हैं। ये सार्जेंट कमीशन जो था वो 1944 में आया था। अब 1944 में ये कमीशन जो था वो आया था। इस कमीशन में क्या क्या मुख्य प्रावधान रखे गए थे, इसके क्या क्या प्रावधान थे, तो इसमें रखा गया था कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध हो, उत्तम माध्यमिक श्रेणी जो है वो समाप्त की जाए, प्रारंभिक एवं उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं और 11 से 17 वर्ष तक के छात्रों के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 40 वर्ष देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य होना चाहिए। खैर समिति ने जो था वो इसे घटाकर बाद में 16 वर्ष कर दिया था कि 16 वर्ष जो था ये काम होना चाहिए। तो उच्च शिक्षा के बारे में इसने बात नहीं की, इसने बच्चों की शिक्षा के ऊपर, निःशुल्क शिक्षा के ऊपर, अनिवार्य शिक्षा के ऊपर जो था वो फोकस किया था। ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन दिया गया है, ये 1917-1919 में जो था वो आया था। इसने क्या बात की थी, इसने कहा था कि विश्वविद्यालयों के नियम ही कठोर होने चाहिए, महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो इस तरह की बातें इसने की थी। और हार्डन कमीशन था, हार्डन कमीशन जो था वो कब आया था, ये 1929 में आया था। इसने प्राथमिक शिक्षा को लेकर बात की। इसने जो था वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य छात्रों को ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। ये कहा कि जो लोग एलिजिबल है ना हायर एजुकेशन के, उन्हीं को दी जाए, सभी को हायर एजुकेशन कंपलसरी ना बनाई जाए, ये इसने कहा था। तो इसने भी हायर एजुकेशन की बात की थी। राधा कृष्णन मिशन आया, इसने क्या, ये 1948-49 में आया था। इसने विश्वविद्यालय से पहले 12 वर्ष का अध्ययन अनिवार्य हो, ये कहा था कि यूनिवर्सिटी में जाने से पहले बच्चा 12 साल पढ़ा हो, ये कहा जाना, ये इसने कहा था। और वैसे आप देखते भी हैं अब कि 12+2 आप करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में। और इसने कहा कि विश्वविद्यालय में कम से कम 11-11 सप्ताहों के 3 सत्रों में 80 दिन की पढ़ाई जो है वो हो। इसने सामान्य शिक्षा के ऊपर जोर दिया, व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया, संस्कारी शिक्षा के ऊपर जोर दिया, उच्च शिक्षा के ऊपर जो था वो इसने जोर दिया था। तो शिक्षा को इसने समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, ये भी कहा था कि कनकरेंट लिस्ट में उस टाइम एजुकेशन नहीं होती थी, तो कनकरेंट लिस्ट में शामिल किया जाए, ये भी इसकी रिकमेंडेशन थी। तो ये 4 के 4 कमीशन हो गए। सार्जेंट कमीशन हायर एजुकेशन की बात नहीं करता है, बाकी चारों के चारों कमीशन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने कमीशन के बारे में क्लियर कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पारसी रिफॉर्मर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा पारसी सुधारक नहीं है। अगर हम पारसी रिफॉर्मर की बात करते हैं तो इनमें से मोहम्मद इकबाल ये पारसी रिफॉर्मर नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इनके अलावा नौरोजी जो फरदौजी हैं ये तो हैं, दादा भाई नौरोजी भी हैं और आर के कामा भी हैं। ये तीनों के तीनों जो है वो पारसी सुधारक हैं, परंतु मोहम्मद इकबाल जो है वो पारसी सुधारक नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि क्या, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि एक सभा बनी थी जिसका नाम था रहनुमाई मजदायसन सभा। रहनुमाई मजदायन सभा जो था वो 1851 में बॉम्बे में जो था वो बनी थी। यहाँ पर देखिए ये जो रहनुमाई मजदायन सभा थी ये 1851 में बॉम्बे में बनी थी। ये पारसी रिफॉर्म ही था, एक पारसी रिफॉर्म मूवमेंट ही जो था थी। इसके जो मुख्य फाउंडर मेंबर थे या फिर मुख्य मेंबर थे इसके, वो नौरोजी फिरदौसी थे, दादा भाई नौरोजी थे, आर के कामा थे और एस बंगाली थे। तो ये जो था वो इसके मुख्य जो था वो मेंबर रहे, मुख्य जो था वो टीम थी इसकी, जो उसमें ये लोग जो था वो। और देखो यहाँ पर जो रिफॉर्म के मैसेज स्प्रेड किए गए थे, बताए गए थे, वो न्यूज़पेपर रस्त गुफ्तर के माध्यम से बताए गए थे, जिसको ट्रूथ टेलर भी कहते। इसमें ये भी कोशिश की गई कि जो पारसी महिलाएं हैं उनका सोशल स्टेटस जो है वो अपलिफ्ट किया जाए, मतलब उसको थोड़ा सा ऊंचा उठाया जाए, जो पिछड़ा हुआ था उसको ना रखा जाए, और पर्दा सिस्टम हुआ करता था उसको जो है वो हटाया जाए, और मैरिज एजुकेशन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। जो जल्दी मैरिज हो जाती थी वो ख़त्म की, तो एज मैरिज के लिए इंक्रीज़ की जाए, एजुकेशन के लिए इंक्रीज़ की जाए, महिलाओं के लिए भी बाकियों के लिए भी। तो ये सारे रिफॉर्म लाने की कोशिश जो था वो इसके माध्यम से होती रही।
अलग अलग रिफॉर्म और भी, कुछ रिफॉर्म कास्ट को लेकर हो जाते हैं, कुछ रिफॉर्म सिख रिफॉर्म भी हुए, कुछ पारसी रिफॉर्म हुए, तो ये सारे होते हैं। अभी हमने पारसी रिफॉर्म के बारे में जान लिया, बड़े डिटेल से जाना, अच्छे से जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट विच गांधी जी सस्पेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे निलंबित कर दिया था। कल भी हमने लास्ट में गांधी जी का क्वेश्चन पढ़ा था, आज भी एक गांधी जी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो बोलते हैं कि चौरी चौरा मूवमेंट के बाद गांधी जी ने जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो था वो विड्रॉ कर लिया था, निलंबित कर दिया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम डिटेल से जानते हैं तो आपने ध्यान रखना है, चौरी चौरा इंसिडेंस जो है वो 1922 में जो है वो होता है। 1922 में जो है ये होता है और फरवरी महीने में जो है ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पुलिस चौकी में जो है वो आग लगा दी जाती है एंग्री सिटीजन्स के द्वारा। 23 पुलिसमैन जो है वो अंदर ही जल जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। और गांधी जी को बड़ी ठेस यहाँ से पहुँचती है। वो कहते हैं कि हमारा तो जो स्लोगन है वो ये है कि अहिंसा के दम पर हम चलते हैं, हिंसा नहीं है। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलाया था उसको जो था वो वापस ले लिया था चौरी चौरा मूवमेंट से आहत होकर। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन था ये 1920 में जो था वो चला था, 1922 तक ही चल पाया। कुछ लोग उसके बाद चौरी चौरा की घटना 1922 में जब फरवरी महीने में होती है तो इस तरह से जो है वो वापस ले लिया जाता है। तो ये सारा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस किस तरह से चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। पिछले कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसका आंसर अभी आपने कमेंट करके बताना है। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज इन अर्ली 1880s। तो बोलते हैं कि 1880 के दशक में जो था वो आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपने कमेंट करके बताना है। पिछले कल टेलीग्राम पर हम क्यूज जो था वो पोस्ट नहीं कर पाए, परंतु अब जो है वो 10 क्वेश्चन एक साथ पोस्ट कर दिए जाएंगे ताकि गैप ना पड़े आपके रिवीजन में। 10 पोस्ट जो है आने वाले 8 बजे जो है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाएं ताकि आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल जाए। आपको पता है पिछले कल जो था वो सरकार के द्वारा एक लिस्ट निकाली गई थी जिसमें बताया गया था कि कौन कौन से जो एग्ज़ाम हैं वो सरकार की रेडार में हैं, कि जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और किस किस का रिजल्ट निकल चुका है, किस किस का नहीं निकला है। वो सारी डिटेल भी मैंने टेलीग्राम पर डाली थी, होपफुली आपने वहाँ से देख ली होगी। तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी वहाँ पर मिल जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।